चलिए, चैप्टर था हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। और इसमें बेटा हमने पढ़ लिया था लघु बीजाणु का निर्माण पढ़ लिया था हमने ना। लघु बीजाणु का निर्माण हमने पढ़ लिया था और उसमें क्या था, नहीं उसको रहने दो, नहीं तो मालूम पड़ा ये भी बंद हो जाएंगे। देखिए, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था बेटा। क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। कितने? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसने क्या किया था, अपने ऊपर एक कैलोस परत का निर्माण किया था। ये पढ़ा था आपने। तो जो कैलोस परत थी, उस कैलोस परत के अंदर जो लघु बीजाणु था उसने विभाजन किया। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने क्या किया था, विभाजन किया, और वो विभाजित होकर के 4 लघु बीजाणुओं में परिवर्तित हो गई थी। अब ये जो सारा कार्य हुआ था बेटा, वो क्या हुआ था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर जो कैलोस परत थी, उस कैलोस परत के अंदर ही तो हुआ था। जैसे हमने एक इस तरीके से बनाया था, ये 4 लघु बीजाणु थे और चारों ही अगुणित थे। ठीक है ना। और इनके ऊपर इस तरीके की एक परत थी और इस परत के अंदर ये चारों के चारों बंद थे। यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है ना। इसके बाद की जो प्रक्रिया थी, इसके बाद क्या होगा, लाला कुष्ठ श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। एक बार बेटा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। ठीक है ना। शेयर कर दो एक बार, जो कि सभी जुड़ जाएं। ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 से 15 अंक का हर बार आता है। पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं, आप उसमें से किसी भी ईयर का एक पेपर उठा के देख लीजिए, 14 से 15 अंक का पेपर आएगा। प्रत्येक पेपर में आया है 14 से 15 अंक का। ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इस तरीके की एक लघु बीजाणु धानी का हमने निर्माण किया था, और ये इसको हमने क्या कहा, लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु, इस प्रत्येक को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु। और ये 4 हैं तो ये क्या कहेगा, चतुष्ट। क्या कहलाएगा, चतुष्ट। ठीक है ना। लघु बीजाणु चतुष्ट कहलाएगा। हाँ, कोई भी चीज बेटा अगर समझ में भी ना आए तो एक बार कमेंट में बता दीजिए। ठीक है। जो समझ में नहीं आया है उसको एक बार बता भी दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है। चलो, तो ये लघु बीजाणु धानी थी हमारी, और इस लघु बीजाणु धानी में इस तरीके के क्या है, चतुष्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा नहीं, काफी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी तो काफी लघु बीजाणु चतुष्ट मिलेंगे ना। अब ये लघु बीजाणु चतुष्ट क्या है, इसमें आ जाएंगे, इसके अंदर लघु बीजाणु चतुष्ट आ जाएंगे। ठीक है ना। ये इस तरीके से। ठीक। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखिए, अभी तक हम इसको क्या कहते थे, लघु बीजाणु धानी। लेकिन
जब ये लघु बीजाणु चतुष्ट बन गया, जब ये लघु बीजाणु चतुष्ट बन गया, अब हम इसका नाम परिवर्तित कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका नाम परिवर्तित कर देंगे। देखिए जब हम छोटे थे, जब हमारा बर्थ हुआ था, ठीक है, तो हमको क्या कहा गया, नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी। उसके बाद क्या था, फिर शिशु, फिर हम बाल्यावस्था में आ गए, फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आ गए, फिर प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में ना। तो इंसान वही है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से, यानी समय के हिसाब से उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। जो आज न्यूबॉर्न बेबी है, 50 ईयर के बाद में वही क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो लघुबीजाणु धानी थी, ये लघुबीजाणु धानी तब तक थी जब तक इसमें लघुबीजाणु मात्र कोशिका थी। अब इसमें लघुबीजाणु मात्र कोशिका नहीं है, अब वो लघुबीजाणु मात्र कोशिका बदल गई किसमें, लघुबीजाणु चतुष्ट में। और जब ये लघुबीजाणु मात्र कोशिका लघुबीजाणु चतुष्ट में बदल जाएगी, तो इसका नाम भी बदल जाएगा, और इसका नाम बेटा परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, परागपुटी। क्या हो जाएगा, परागपुटी, और इंग्लिश में कहेंगे पोलन सैक। क्या कहेंगे, पोलन सैक। ठीक, तो निर्माण हो गया किसका, परागपुटी या पोलन सैक का। अब ये परागपुटी जो है, अब ये परागपुटी जो है, इस परागपुटी में ये जो लघु बीजाणु चतुष्ट हैं, इनमें क्या होगा, स्फुटन होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी परत लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है, कैलोज की। किसकी लगी है, कैलोज की। अब इस कैलोज को तोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए, चाहिए ना। याद करिए कि हमने इस लघु बीजाणु धानी की जो संरचना पढ़ी थी, उसमें 4 परतें थी, 4 परतें थी। एपिडर्मिस सबसे बाहरी त्वचा, एंडोथीसियम अंतस्थीसियम कहा हिंदी में, और उसके बाद मिडिल लेयर, हिंदी में मध्य परत कहा गया था, जो 1 से 3 तक हो सकती है। और सबसे अंदर की जो भित्ति थी उसका नाम क्या रखा था, टेपिटम। क्या नाम रखा था, टेपिटम नाम रखा था। और वो टेपिटम, एक तो इसका काम ये था बेटा कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण दे रही थी। टेपिटम का कार्य, टेपिटम का पहला कार्य क्या था, पोषण, ठीक है ना। अब दूसरा कार्य क्या है, पहला कार्य क्या था कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को इस टेपिटम ने क्या किया था, पोषण प्रदान किया। ठीक, अब पोषण प्रदान करने के बाद दूसरा कार्य बेटा क्या होगा कि जो इनके ऊपर कैलोज की परत लगी हुई है, इस कैलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम स्रावित किया जिसका नाम था कैलेज। क्या था, कैलेज। ध्यान रखना, कैलोज को किसने स्रावित किया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने स्वयं अपने ऊपर एक परत का निर्माण किया था, जो परत थी किसकी, कैलोज की। इस कैलोज को तोड़ने के लिए टेपिटम जो सबसे अंदर वाली ये भित्ति थी, इस भित्ति ने क्या किया था, एक एंजाइम निकाल दिया जिसका नाम था कैलेज। जैसे माल्टोज को कौन तोड़ता है, माल्टेज। लिपिड्स को कौन तोड़ता है, लाइपेज। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, प्रोटीएज। तो इसी तरीके से इस कैलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम स्रावित हुआ, उसका नाम था कैलेज। ठीक है ना, क्या था, कैलेज। अब ये कैलेज क्या करेगा, ये कैलेज अपना प्रभाव दिखाएगा इस पर, और इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। इस भित्ति को क्या करेगा बेटा, तोड़ देगा। जब ये भित्ति इसकी टूट जाएगी, जब ये भित्ति इसकी टूट जाएगी, तो मुझे बताइए ये स्वतंत्र हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब ये क्या हो गए, क्या हो जाएंगे, अब ये स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या सर टाइम हो गया,
भाई टाइम हो गया, लाइव चल रही है, देखोगे तब तो। हाँ चल रही बेटा, एक बार बताइए आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना? ट्वेल्थ क्लास के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें? ट्वेल्थ क्लास के कितने बच्चे जुड़े हैं भाई, ट्वेल्थ क्लास के? अभिषेक यादव, ठीक। चलिए, जो भी जुड़े, इंपोर्टेंट क्लास है बेटा, ध्यान में रखिए इसको, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसको कमेंट करेंगे, जो कि इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, ये पराग पुटी का निर्माण हो गया था, और पराग पुटी में क्या था, इसके ऊपर जो कैलोस की जो परत थी, वो कैलेस एंजाइम ने क्या किया है, इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गए स्वतंत्र। कौन? लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु क्या हो गए, स्वतंत्र हो जाएंगे ना। तो मैं इनको कुछ दूर दूर कर दूं अब, चलिए थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं, तो स्वतंत्र हो जाएंगे तो इधर उधर भागेंगे ये। अब ये इस तरीके से दूर दूर हो गए, ठीक। चलिए देखो, अब जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो अब क्या होंगे, इनमें परिपक्वन होगा। क्या होगा? परिपक्वन होगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये जो है ना लघु बीजाणु चतुष्क, इसको हम प्रारंभिक परागकण भी कहते हैं, प्रारंभिक परागकण, ठीक है ना, नाम ध्यान रखना बस, प्रारंभिक परागकण भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये इस लघु पराग पट्टी के अंदर ये लघु बीजाणु पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन लघु बीजाणुओं में परिवर्तन होगा, तो मैं इसको हटा करके एक लघु बीजाणु का चित्र बना रहा हूं, ठीक। चलिए देखो, मानिए ये हमारा एक लघु बीजाणु है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, एक लघु बीजाणु है, और जो लघु बीजाणु है वो कैसा था, अगुणित था ना, कैसा था, अगुणित था। अब ये बेटा एक बात बताओ, लघु पादप कोशिका है ये, भाई परागकण बन रहा है, तो परागकण कैसे बन रहा है, पादप में बन रहा है। अब ये पादप कोशिका कहते हैं ना, लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब इसकी जो कोशिका वृत्ति है, क्या है, कोशिका वृत्ति। भाई देखो, पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति होती है बेटा, ये तो कंफर्म होना चाहिए, पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति होती है, तो ये कोशिका वृत्ति है इसमें। अब वो कोशिका वृत्ति किसकी होगी, कोशिका वृत्ति किसकी होगी, सेलुलोज की, ठीक है ना, और पैक्टिन की, ठीक है ना। ये पैक्टिन और सेलुलोज की ये कोशिका वृत्ति होती है इसमें। अब इसमें सेलुलोज और पैक्टिन की जो कोशिका वृत्ति होगी, अब यहाँ पे देखो एक चीज और होगी कि ये जो सेलुलोज और पैक्टिन की कोशिका वृत्ति के ऊपर, सेलुलोज और पैक्टिन की कोशिका वृत्ति के अंदर, इस पे पहले तो एक देखो विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। भाई ये भी तो वृद्धि करेगी, और कोशिकाओं का ये सिस्टम है कि पहले वो वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद फिर वो क्या करेगी, विभाजन करेगी। तो इसने वृद्धि कर ली, अब वृद्धि करने के बाद इसमें क्या होगा बेटा, विभाजन होगा।
और देखो ये विभाजन जो होगा वो कैसा होगा, असमान विभाजन होगा। कैसा होगा, असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन से आप तात्पर्य समझिए कि आप ये कहेंगे कि एक तो समसूत्री विभाजन था, एक अर्धसूत्री विभाजन था, अब ये कैसे बदल कैसे गया भाई। तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो हमारी एक सेल थी, ये हमारी जो एक सेल थी, इस एक सेल में दो कोशिकाएं तो बनेंगी, लेकिन एक छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी, एक छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी, ठीक है ना। कैसी बनेगी, एक तो छोटी बनेगी, एक बनेगी बड़ी। तो एक अगर छोटी है और एक बड़ी है तो ये कैसा हो जाएगा, असमान ही तो होगा भाई। एक छोटी है एक बड़ी है तो कैसा विभाजन हुआ, असमान विभाजन हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो केंद्रक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा। क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। और इस केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। और उस कोशिका द्रव्य विभाजन को, कोशिका द्रव्य विभाजन जो होगा बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना, क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। सर दोहरा निषेचन पढ़ाओ रोहित बेटा, इसके बाद दोहरा निषेचन ही पढ़ाएंगे। अभी आपकी ऑफलाइन जो क्लास है वो अलग है, अभी इसको एक बार देख लीजिए, दोहरा निषेचन भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी उसमें पहले परागण पढ़ाएंगे, स्वपरागण और परपरागण पढ़ाएंगे, और परागण के बाद जो आपकी क्लास होगी वो निषेचन ही होगी, ठीक है ना। मिलेगी बेटा रोहित, निषेचन की क्लास ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए कि केंद्रक विभाजन की प्रोसेस जो होगी वो क्या कहलाएगी, केंद्रक विभाजन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस होगा, बताओ, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये केंद्रक भी असमान विभाजन होगा। जो एक केंद्रक होगा कुछ तर्क रूप का केंद्रक बनेगा, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा, और एक जो केंद्रक बनेगा वो बनेगा बेटा छोटा केंद्रक बनेगा, और इस तरीके से आपकी दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस बड़ी वाली कोशिका को हमने नाम दे दिया था कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, ठीक है ना। बड़ी कोशिका को हमने नाम दिया है कायिक कोशिका, और छोटी वाली कोशिका को नाम दिया है हमने जनन कोशिका, ठीक है ना, जनन कोशिका, ठीक। तो जो बड़ी कोशिका है वो क्या है, कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका है वो क्या है, आपकी जनन कोशिका। अब देखो, जब छोटी वाली जनन कोशिका है तो ये छोटा वाला जो केंद्रक है, छोटा वाला केंद्रक है, ये क्या हो जाएगा आपका जनन केंद्रक। क्या हो जाएगा, जनन केंद्रक। और बड़ा वाला जो केंद्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कायिक केंद्रक। बताओ क्या हो जाएगा बेटा, कायिक केंद्रक, ठीक है ना। बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका, और बड़ी वाली कोशिका का जो केंद्रक है उसको कहेंगे हम कायिक केंद्रक। छोटी वाली जो कोशिका है उसको हम कहेंगे जनन कोशिका, और छोटी वाली कोशिका का जो केंद्रक है उसको हम कहेंगे जनन केंद्रक, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, उनको ध्यान में रखना। जब ये परागकोश, जो पराग पुटी थी, जो पराग, अभी ये किसके अंदर है, पराग पुटी के अंदर, जब ये पराग पुटी का स्फुटन होगा तो उसमें दो कंडीशन होंगी।
कुछ परागकण ऐसे होंगे जिनमें 3 केंद्रक होंगे, जहां पे कितने अभी 2 ही तो हैं। तो परागपुटी का जब स्फुटन होगा, परागपुटी का जब स्फुटन होगा बेटा, तो उसमें 2 कंडीशन होंगी। कुछ केंद्रक तो ऐसे, कुछ परागकण ऐसे होंगे जो 2 केंद्रक के होंगे, और कुछ परागकण ऐसे होंगे जिनमें 3 केंद्रक होंगे। तो जो 3 केंद्रक होंगे उनमें क्या होगा बेटा, इसमें एक और विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एक और विभाजन हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ये जो है, इसमें क्या हो जाएगा आपका बेटा, एक और विभाजन हो जाएगा, ठीक। ये एक और विभाजन हो गया। अब जी एक और जब विभाजन हो जाएगा तो ये कितने केंद्रक का बन गया, 3 केंद्रक बन गए। अब ये दोनों ही केंद्रक जो है ये कहलाएंगे आपके नर युग्मक। क्या कहलाएंगे, नर युग्मक, ठीक। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, नर युग्मक कहलाएंगे, ठीक। अब देखो बेटा यहीं पे एक और परिवर्तन हो रहा होता है इसमें, इस पे एक परत का निर्माण हो जाता है। ये जो परागकण होगा, तो जब आंतरिक परिवर्तन हो रहे थे, जब इसके अंदर आंतरिक परिवर्तन होंगे तो कुछ बाह्य परिवर्तन भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो आंतरिक परिवर्तन तो हमारे ये कंडीशन बनी कि या तो हमारे केंद्रक जो है 2 होंगे, या केंद्रक हमारे 1 होंगे। अब इसके ऊपर बेटा देखो क्या हुआ था, एक स्पोरोपोलिन की निर्माण हो गया, स्पोरोपोलिन। अब देखो स्पोरोपोलिन अलग अलग तरीके का होगा, कुछ में गोलाकार होगा, कुछ में कंटकनुमा हो जाएगा ना, कुछ में गोलाकार ओभार के साथ, कुछ में कंटक के साथ ना। ये कंटक यानी नुकीली भी हो सकती है। जैसे मैं दूसरा चित्र एक बनाने का प्रयास करूं, जैसे ये होगा आपका, और ये आपकी जनन कोशिका हो गई, ये आपकी काय कोशिका ये हो गई, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि कुछ में इस तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके का भी हो सकता है। तो ये नुकीला भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस पादप के कुल पे। प्रत्येक कुल में अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक होगा जनन छिद्र, थोड़ी सी जगह यहाँ पे छूट जाती है, उसको हम कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। और इसी के ऊपर कुछ लिपिड्स का भी जमाव हो जाता है, कुछ लिपिड्स का भी जमाव हो जाएगा बेटा। ये क्या लग गया, लिपिड। ये लिपिड है जिसको हम कहेंगे यूविस कण, यूविस कण, ठीक है। ध्यान में रखिए, देखो यूविस का इनका काम क्या है भाई, एक बात बताइए, आगे चल के हम जब परागण पढ़ेंगे तो परागण हमारा क्या होगा, जल परागण होगा, वायु परागण होगा, कीट परागण होगा, कैरेप्टेरोफिली होगा, मेलेकेलोफिली होगा ना। तो भोंगे द्वारा यानी चमगादड़ द्वारा पक्षी परागण ये होगा। अब जो वायु परागण होगा उसमें तो क्या होगा, ये लिपिड्स के कण नहीं होंगे, वो शुष्क होगा, हल्का होगा। वो आगे कंडीशन बता देंगे कि परागण पढ़ाएंगे तो वायु परागण में परागण कैसा होगा, जल परागण में परागण कैसा होगा, तो वो अलग अलग चीज है, वो अलग बता देंगे। जैसे जल परागण होगा तो उस परागण के ऊपर क्या है, एक मोम की परत लग जाएगी जिससे वो खराब ना हो सके। अगर वैसा अगर परागकण होगा तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा पानी में। तो उसके ऊपर क्या होगी, मोम की एक परत लग जाती है जिससे वो खराब ना हो सके, ठीक है। अब इसी तरह अब ये कीट परागण इसमें होगा, क्या होगा, कीट परागण होगा। तो कीट परागण होने के लिए इस पे क्या होता है, एक लिपिड्स लग जाती है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा। क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब होगा क्या, जैसे ही इस पे ऊपर आके कीट कोई बैठेगा,
कोई भी कीट अगर इसके ऊपर आके बैठेगा तो उसके पैरों पर ये लिपिड की सहायता से क्या है, चिपक जाएगा। और जब ये पैरों पे चिपक जाएगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से सुगमता के साथ जा सकता है। तो ये लिपिड की जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, यूविष्कण कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी भित्ति बनी, 2 भित्तियों का निर्माण हुआ। जो अंदर वाली भित्ति थी इसको कहते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं, अंतःचोल। ठीक है ना। और जो बाहर की भित्ति है इसको हम कहेंगे बाह्यचोल। क्या कहेंगे, बाह्यचोल। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटाइन और इसको कहते हैं एक्जाइन। और ये जो है वो क्या है, जर्मपोर या जनन छिद्र। ठीक है ना, जर्मपोर या जनन छिद्र। और अगर ये परिपक्व हो जाता है तो इसको हम यहाँ 3 कोशिकीय अवस्था भी कह सकते हैं। ये हमारी जनन कोशिका, ये है हमारी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और ये हमारा जनन केंद्रक और ये हमारा कायिक केंद्रक। ठीक है, ये सभी के सभी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप आराम से एनसीईआरटी से ये डायग्राम बना सकते हैं। 100% एनसीईआरटी में ये पूरा दिया गया है। हाँ, कुछ पॉइंट इसमें ऐसे बता दिए मैंने जो एनसीईआरटी में नहीं दी। जैसे ये मैंने बता दिया कि इस पे जो लिपिड चिपचिपा पदार्थ जो लगा रहता है उसको हम यूवी स्कर कहते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ना, लेकिन मुझे लगा कि आवश्यक है, बता देना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। इसको हम यूवी स्कर कहेंगे। ठीक है, ये बेटा आपकी परागकण का निर्माण है। लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण, ये कंप्लीट आपका परागकण बन गया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब ये हमारे पास नर युग्मक बन गए। इन जो केंद्रक है ना, जनन केंद्रक, इन जनन केंद्रक को ही हम क्या कहेंगे, इन जनन केंद्रक को ही हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। ठीक है ना। ठीक, इन जनन केंद्रक को हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, अब ये बेटा है आपका कंप्लीट परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण। ठीक, अब इसमें पूरे में अगर बेटा कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइए। हाँ बेटा, अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो एक बार कमेंट करिए, जो कि उस पर दोबारा चर्चा हो पाए। बताइए बेटा जल्दी से। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं परागण। ठीक है ना बेटा, अब चलते देखो परागण पढ़ेंगे। परागण, परागण क्या है, नर युग्मक बना चुके हैं और नर युग्मक के बाद अभी हम मादा युग्मक और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
पढ़ लीजिए परागण क्या है, ठीक है ना। परागण क्या है, देखो ये दो शब्द बड़ा सिमिलर से हैं, एक परागकण और परागण, ठीक है ना। परागकण और परागण दोनों को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। क्या है, नर युग्मकोद्भिद। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो परागकण है, परागकण जो है वो नर युग्मक नहीं है, नर युग्मक नहीं है, बल्कि क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद। ठीक है ना। परागकण जो है वो नर युग्मक नहीं है, बल्कि क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। अब ये नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या है, नर युग्मक, नर युग्मकोद्भिद क्या है, जिसके अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। इसी तरीके से मादा युग्मकोद्भिद क्या है, जिसके अंदर मादा युग्मक पाए जाएंगे ना। तो परागण की हम अभी पढ़ेंगे। देखो परागण जो है बेटा दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का भी पढ़ेंगे इसको भी हम। चलिए पहले तीन ही का कर लीजिए, अभी बता देंगे क्या है। एक तो है आपका स्वपरागण, क्या है, स्वपरागण, ठीक। दूसरा आप यहां पे ले लेंगे सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण। और तीसरा आप पढ़ेंगे पर परागण, ठीक है ना। स्वपरागण, पर परागण और सजात पुष्पी परागण। देखो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये कोई मादा पुष्प का मादा जनन है, जिसमें ये आपका अंडाशय होगा, ठीक। ये आपका वर्तिका होगा और ये आपका वर्तिकाग्र होगा, ठीक है ना। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये पहली वीडियो में मैंने बता भी दिया था। पुष्प के जो जनन अंग है उनके सभी के भाग बता दिए थे। तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक। अब इसी में ये हमारा परागकोश है। अगर ये स्फुटित हुआ, अगर ये परागकोश स्फुटित होगा तो जो परागकण होंगे वो बिना किसी कारक के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे या नहीं, बताइए। जो परागकण है वो बिना किसी कारक के, बिना किसी दूसरे की सहायता के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। अगर इसी कंडीशन को मैं ये कर देता कि एक पुष्प है, एक पुष्प है और इस पुष्प में बेटा एक लिंगी है, ये पुष्प जो है कैसा है, एक लिंगी है, इसमें परागकोश नहीं है, या द्विलिंगी है लेकिन जो पुंकेसर है वो स्त्री केसर की अपेक्षा छोटा है। भाई पुष्प तो द्विलिंगी है, स्त्री केसर आपका ये बन गया और पुंकेसर आपका ये बन गया। तो जो स्त्री केसर है वो लंबा है, पुंकेसर जो है वो छोटा है। अब बताइए अगर ये स्फुटित होगा, अगर ये परागकोश स्फुटन होगा तो यहाँ पे जो परागकण होंगे वो यहाँ के गिर जाएंगे। क्या वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर यहाँ पर परागकण पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो यहां से जो परागकण यहां पहुंचेंगे वो किसी न किसी कारक के माध्यम से पहुंचेंगे, चाहे वो कीट के द्वारा पहुंचे, चाहे वो पक्षी के द्वारा पहुंचे,
चाहे वो वायु के द्वारा पहुंचे XYZ, यानी कोई ना कोई एक कारक की आवश्यकता होगी जो इन परागकणों को यहां से यहां तक पहुंचाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, परागकण को यहां तक पहुंचाने के लिए किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं। तो बेटा स्वपरागण की सीधी सी डेफिनेशन है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिना किसी कारक की सहायता के पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। रटनी नहीं है, परिभाषा को रटा नहीं जाएगा, समझने की जरूरत है। जब किसी पुष्प में उसके परागकोश से परागकण निकलकर या स्फुटित होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागकोश से परागकण स्फुटित होकर के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक, अब देखिए सजात पुष्पी परागण में बेटा केवल इतना अंतर है कि उसी पुष्प का न होकर के उसी पादप की बात करेंगे, उसी पुष्प की बात न करके उसी पादप की बात करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि ये है आपका स्त्री केसर और ये है आपका दूसरा पुष्प। और परागकण यहां से गिरे, वो यहां पहुंचे वायु द्वारा, वायु या कीट किसी के द्वारा, मान किसी कारक के द्वारा, किसी कारक के द्वारा कहां पहुंचे, इस परागकोश के निकल करके इसकी वर्तिकाग्र पर। देखो फूल बदल गया, केवल फूल बदल गया, पादप तो वही है, फूल बदला है, पादप वही है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण स्फुटित होकर के उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, किसी कारक के द्वारा पहुंचेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। पर परागण में क्या हो जाएगा बेटा, पर परागण में क्या है, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब किसी एक पादप से पुष्प के परागकण, किसी पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते, पादप अलग अलग हो जाएंगे। मान के चलिए ए एक पादप है, एक पादप है आपका बी, तो यहां से आपका जो निकला था ये निकला, मान लीजिए चलिए, और यहां पे आपका दूसरा, तो परागकण हमारा यहां से यहां जा रहा है और ये जा रहा है मान के चलिए कीट के द्वारा, तो ये क्या आपका कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जो सजात पुष्पी परागकण है वो क्रियात्मक रूप से परपरागण होता है और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है। ठीक है ना, जो सजात पुष्पी परागण है बेटा वो आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण होगा, क्योंकि इसमें जेनेटिकली चेंज नहीं हुआ, इसमें
जेनेटिकली चेंज नहीं हुआ क्योंकि पादप वही है। तो जो स्टेनी में जीन होंगे वो उसमें भी होंगे, तो इसमें जेनेटिकली कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो आनुवंशिक रूप से तो सपरागण हुआ, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से यानी यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, कोई कारक का इस्तेमाल हुआ, चाहे वायु उसके द्वारा चाहे कीट के द्वारा, तो कारक का इस्तेमाल अगर होगा तो पर परागण होगा। ठीक है, तो ये है आपका बेटा कंप्लीट परागण। अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है तो बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।